बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, प्रोग्राम क्रॉसिंग लाइंस में खुशामदीद। मैं हूं यासिर रशीद। नाज़रीन, दुनिया के दिफाई मंजरनामे में बाज़ खबरें महज सरकारी मुलाकातों या बयानात तक महदूद नहीं रहती, बल्कि वो ये भी जाहिर कर देती हैं कि आलमी मंजरनामा क्या रुख इख्तियार करने जा रहा है। पाकिस्तान के JF-17 ब्लॉक 3 लड़ाका तैयारों की आलमी खरीदार अब महज चंद मखसूस ममालिक नहीं, बल्कि ये तैयारे अब मुतअद्दिद फ़ज़ाई अफवाज की तवज्जो का मरकज बन चुके हैं। बांग्लादेश एयरफोर्स के सरबराह एयर चीफ मार्शल हसन महमूद खान के हालिया दौरे पाकिस्तान के मौके पे इन तैयारों की खरीदारी में दिलचस्पी का इजहार इस रुझान का ताज़ा मजहर था, जो ये वाज़ेह करता है कि पाकिस्तान की दिफाई पैदावार अब खित्ते की ज़रूरियात के साथ साथ आलमी मंडी के मौके से भी जुड़ी हुई है। पाकिस्तान अब तक आज़रबाईजान, म्यांमार और नाइजीरिया को JF-17 लड़ाका तैयारे फरोख्त कर चुका है। लीबिया के साथ तो पाकिस्तान की दिफाई तारीख का सबसे बड़ा $4 अरब का मुआहिदा हुआ, जबकि सूडान के साथ $1.5 अरब का मुआहिदा आखिरी मराहिल में है। इराक ने भी JF-17 और सुपर मशाक तैयारों की खरीदारी में दिलचस्पी का इजहार किया है। वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का कहना है कि भारत के साथ कशीदगी के दौरान तैयारों की अमली आजमाइश हो चुकी और इस वक्त पाकिस्तान को इतने ऑर्डर्स मिल रहे हैं कि मुमकिन है चंद महीनों बाद आलमी मालियाती इदारों की मदद की जरूरत ही ना पड़े। यह एतमाद महज सियासी दावा नहीं, बल्कि ये इस बात की अक्कासी करता है कि दिफाई पैदावार को अब मईशत के एक मौसर सतून के तौर पर देखना मुमकिन है। पाकिस्तान और चीन के इश्तराक से तैयार शुदा JF-17 ब्लॉक 3 4th जनरेशन का लड़ाका तैयारा है, जिसमें जदीद रडार है, BVR मिसाइल्स हैं और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की सलाहियतें मौजूद हैं। फजा से फजा, फजा से जमीन और फजा से सतह आब पर हमले की अहलियत रखने वाला ये तैयारा पाकिस्तान के अंदर तैयार और अपग्रेड होने की बदौलत खरीदार मुल्क को तकनीकी खुद मुख्तारी भी फराहम करता है। दिफाई माहिरीन के मुताबिक JF-17 तैयारे अपनी कीमत, दस्तयाबी और मकामी देखभाल की सहूलत की वजह से महदूद बजट रखने वाली फजाई अफवाज के लिए अमली और मुअस्सर हल पेश करते हैं। यह रुझान आलमी दिफाई मंडी में यह वाज़ेह करता है कि पाकिस्तान का दिफाई शोबा सिर्फ कौमी जरूरत के लिए नहीं, बल्कि बैरून मुल्क की जरूरियात के लिए भी अपना किरदार अदा कर रहा है। मुतअद्दिद ममालिक रिवायती मगरबी सप्लायर्स की बजाय पाकिस्तान से लड़ाका तैयारे खरीदने को तरजीह दे रहे हैं, जो कीमत, दस्तयाबी और सियासी लचक की वजह से पुरकशिश है। पाकिस्तान के साथ तरबियत, तकनीकी मुआवनत और तवील मुद्दती शराकतदारी भी इसे एक मुकम्मल पैकेज के तौर पर पेश करती है, जहां खरीदार मुल्क महज तैयारा नहीं बल्कि अमली खुद मुख्तारी और दिफाई इस्तेदाद भी हासिल करता है। चुनाचे इन हालात में यह सवाल पैदा होना फितरी है कि आया पाकिस्तान वाकई दिफाई पैदावार को मुआशी बहाली के लिए एक मुअस्सर जरिए में बदलने की पोजीशन में आ चुका है। पाकिस्तान के मौजूदा इक़दामात, पाकिस्तान की तरबियत, तकनीकी मुआवनत और आलमी खरीदारों की बढ़ती दिलचस्पी इस बड़े सवाल के गिर्द घूमती दिखाई देती है, जहां तैयारों की फरोख्त से ज्यादा अहम वो हिकमत अमली है जिस पर पाकिस्तान इस वक्त इन्हसार कर रहा है। इसी मंजरनामे में बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है माहिर मईशत डॉक्टर फरूक सलीम साहब ने। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, आपने एक ट्वीट भी किया जिसमें 2024 और 2025 के रिपोर्टेड डेटा का हवाला दिया, और उसमें जो ममालिक थे जिनके साथ पाकिस्तान ने दिफाई मुआहिदे कर लिए हैं या जिनको JF-17 ब्लॉक 3 की सेल करनी है, उनके एदाद-ओ-शुमार भी आपने वज़ा किए वहां पे। ये बताइए कि जो दावा ख्वाजा आसिफ साहब कर रहे हैं कि अगर इसी तरीके से ऑर्डर आते रहे तो हम IMF से बाहर निकल जाएंगे, तो क्या वो रिपोर्टेड डेटा इसी जानिब इशारा करता है? देखिए, दो मुख्तलिफ चीजें हैं। एक तरफ तो डिफेंस इक्विपमेंट की सेल है और दूसरी तरफ हमारा IMF के साथ जो है वो मुआहिदा है या मुआहिदे होते हैं। एक जो टेक्निकल जुबान में कहलाता है वो माइक्रो जीत है, यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स की जीत है। मेरे तखमीने के मुताबिक मैंने जो रिपोर्ट्स के ऊपर जमा तफरीक की है उसमें तकरीबन $24 अरब के, जिसमें कंफर्म्ड ऑर्डर्स भी हैं, जिसमें फाइनल स्टेजेस में हैं और पोटेंशियल बायर्स हैं, वो लगभग $24 बिलियन के बनते हैं। लेकिन ये कह देना कि हम डिफेंस इक्विपमेंट की सेल्स के नतीजे में IMF से निकल जाएंगे, देखिए IMF का इशू है मैक्रो इकोनॉमिक्स का, और यहाँ पे हमें जीत हो रही है माइक्रो इकोनॉमिक्स की। तो जितने मर्जी जहाज हम बेच लें, जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसको बैलेंस आउट करने के लिए और आलमी मालियाती इदारों को जो एतमाद का सिग्नल जाता है वो IMF के थ्रू जाता है। तो दोनों को मिला देना मैं समझता हूँ कि गलती होगी। मैं इत्तफाक नहीं करता हूँ मिनिस्टर साहब की उस दावे से, क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब ये है जैसे बजट का खसारा है, कोई 8-9 हज़ार अरब का बिजली के शोबे में हम खसारा करते हैं, कोई गर्दिशी कर्जा 3,000 अरब। चले, ये तो ख्वाजा आसिफ साहब के दावे की हद तक बात हुई। अब जो आप एदाद-ओ-शुमार $24 बिलियन के बता रहे हैं,
ये क्योंकि ये जो कोई भी एक तैयारा है या 8 तैयारों का अगर फ्लीट किसी को बेचा जाना है या फिर लॉजिस्टिक सपोर्ट्स देनी है तो ये सालों के ऊपर मुहित होती है। तो ये $24 बिलियन कब तक आने के इम्कानात हैं और इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? देखिए, पहले क्लियर कर लें कि तकरीबन 3 ममालिक ऐसे हैं जहां पे ये ऑर्डर्स कंफर्म हो चुके हैं। ठीक। उनमें अजरबैजान है, नाइजीरिया है और म्यांमार। कोई 3 ममालिक ऐसे हैं जहां पे जो नेगोशिएशंस है पाकिस्तान की वो फाइनल स्टेजेस में पहुंच रही हैं। उनमें बांग्लादेश है, इराक है, लिबिया है और मजमूई जो इसमें अमाउंट बनती है वो तकरीबन 6.6 अरब डॉलर की बनती है। ठीक। जो पोटेंशियल्स हैं उसमें सऊदी अरेबिया सबसे आगे है। वहां पे तकरीबन $4 बिलियन की बात हो रही है, लेकिन वहां बात हो रही है लोन्स फॉर जेट्स की। इसी तरह उज़्बेकिस्तान है, इजिप्ट है, जॉर्डन है, कुवैत, पेरू, साउथ अफ्रीका, सूडान, यूरोप। तो ये तकरीबन मिला के 14 या 15 ममालिक बनते हैं और अगर इन सबको जमा कर दिया जाए तो वो कोई $24 बिलियन बनता है। ये ख्याल रहे कि देखिए, जो डिफेंस की एक्सपोर्ट्स होती हैं उनमें मुख्तलिफ ममालिक से जो सब सिस्टम्स हैं वो इंपोर्ट किए जाते हैं जी। तो पाकिस्तान जो को प्रोड्यूस कर रहा है या हम खुद से बना रहे हैं, आप समझिए कि तकरीबन 35 से 40 से 45% से ज्यादा जो $24 बिलियन का है वो पाकिस्तान में रहने वाला नहीं है। बाकी हमें जो इंपोर्टेड सब सिस्टम्स है उनके लिए अदा करना होगा। तो एक तो ये ध्यान में रखना जरूरी है कि सारा 24 बिलियन जो है वो पाकिस्तान के हिस्से में नहीं आएगा। इसमें सब जो इंपोर्टेड सब सिस्टम्स हैं वो वहां चला जाएगा और दुनिया भर में ये कारोबार जो डिफेंस एक्सपोर्ट का है वो इसी तरह होता है कि सब सिस्टम जो है वो मुख्तलिफ ममालिक से इंपोर्ट किए जाते हैं। ठीक। दूसरा जो आपने साल का पूछा या मुद्दत का पूछा, ये इसमें 2 एलिमेंट्स हैं। पहला तो ये है कि जो हार्ड डिफेंस इक्विपमेंट है जिसकी हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, एमओयूज कर रहे हैं, ये अगले 3 से 5 साल में पूरा करना है। इस वक्त हमारी जो कैपेसिटी है प्रोड्यूस करने की वो बड़ी कम है। वो कहा जाता है कि तकरीबन 2 दर्जन से ज्यादा साल की बुनियाद पे हम नहीं प्रोड्यूस कर सकते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाई नहीं जा सकती। नई असेंबली लाइंस लगाई जा सकती हैं, जैसे ही ऑर्डर ज्यादा आते हैं हम इनकी प्रोडक्शन जो है वो बढ़ा सकते हैं। इसमें दूसरा एलिमेंट है जो एमआरओ कहलाता है, यानी कि मेंटेनेंस, रिपेयर्स और ओवरऑल। अब वो पूरे लाइफ साइकिल पे चलती है, वो कोई 15, 20, 25 साल चलता रहता है। ठीक। इसके न सिर्फ डिफेंस इक्विपमेंट सेल के बाद ये एमआरओ के जो कॉन्ट्रैक्ट हैं वो भी बड़े लुक्रेटिव होते हैं। उनमें भी बड़ा आप समझिए कि बहुत बड़े डॉलर अमाउंट जो है वो उनके अंदर पाए जाते हैं। तो वो चलते भी कई साल हैं। लेकिन इसमें एक और चीज जो मुझे नजर आती है वो है जो कई सालों से हम बात करते हैं कि हमने अपनी एक्सपोर्ट्स को डाइवर्सिफाई करना। अभी तकरीबन 66% जो है वो टेक्सटाइल रिलेटेड है। फिर कोई $2-3 बिलियन का चावल हम एक्सपोर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे अब आ रहा है कि हम कमोडिटी की एक्सपोर्ट से बाहर निकल के आप समझिए कि एक वो कैपेबिलिटी आप उसको कह लीजिए जो हमारा अच्छा, इससे फर्क सलीम साहब, मईशत की किताबें इस बारे में क्या, यानी हम एक ज़रई मुल्क थे, ज़रई मुल्क हैं भी, लेकिन एक्सपोर्ट हमारी क्या थी और अब क्या है, पैदावार क्या थी अब क्या है, ये एक अलग से बहस है। लेकिन उससे हैसियत क्या बनती है? और फिर जब आप दिफाई इंडस्ट्री की एक्सपोर्ट की बात करें तो उससे हैसियत में क्या फ़र्क आता है? यानी अगर फ्रांस के बारे में बात की जाए तो फ्रांस के बारे में क्या चीज़ जहन में आती है? ताकत का उनसर जहन में आता है, राफेल तैयारे भी जहन में आते हैं जिसके चर्चे होते हैं। अमेरिका की बात करें तो अमेरिका भी दिफाई एतबार से ही दिखाई देता है या डॉलर की एतबार से दिखाई देता है। तो पाकिस्तान की पोजीशन या पाकिस्तान का रुतबा या उसका तशख़्ख़ुस इस इंडस्ट्री के हवाले से क्या बैनुल अक़वामी सतह पे तब्दील होगा? देखिए, पहली बात तो ये है कि हम तो चले थे अपना दिफा करने। मई 7 की मैं बात कर रहा हूँ, सन 2025। उस दिफा के दौरान या उस दिफाई अमल के दौरान एक पाकिस्तान की छुपी हुई काबिलियत सामने आई और अब दुनिया भर के ममालिक जो है उस काबिलियत की एक कीमत देने को तैयार है। तो आप सोचिए कि मुल्क चला था अपना दिफा करने, हमारी अफवाज पाकिस्तान चली थी पाकिस्तान का दिफा करने, और उसके दौरान एक काबिलियत सामने आती है जो अब दुनिया उसके ऊपर कीमत लगा रही है, उस दिफा की काबिलियत को खरीदना चाहती है।
पाकिस्तान के अंदर रहते हुए तो ये है कि तकरीबन $1 बिलियन का जो अगर डिफेंस इक्विपमेंट हम एक्सपोर्ट करते हैं तो उसके पीछे तकरीबन 15 से 20 हजार डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नौकरियां पाकिस्तान के अंदर जो है वो निकलेंगी। सही। आलमी हवाले से ये है कि आप सोचिए कि आज से कोई 7 महीने पहले, 8 महीने पहले हम एड रिसिपिएंट कहा करते थे कि हम एड लेने जाते हैं मुख्तलिफ ममालिक की तरफ, और ये 7-8 महीने में जो हमारा लेवल है वो चेंज हो गया है सिक्योरिटी प्रोवाइडर का, ये सिक्योरिटी पार्टनर का। अब सोचिए कि सऊदी अरब के साथ हम सिक्योरिटी पार्टनर बन गए हैं, अब वो एड रिसिपिएंट वाला लेवल जो है वो खत्म होता नजर आ रहा है। तो सर क्या आप समझते हैं कि इसमें इस्तेहकाम जो है वो इसी तसलसल के साथ आएगा, या फिर एनहेंसमेंट जो हमें करनी है उसके लिए भी हमें बर्क रफ्तारी दिखाना पड़ेगी? देखिए, अब 2 इश्यूज हैं, एक कैपेबिलिटी का और एक क्रेडिबिलिटी का। क्रेडिबिलिटी जो है वो भी हमें साबित करना होगी, काबिलियत जो है वो हमने साबित कर दी है। ठीक है। इन दोनों को आप मिला लेंगे तो फिर वो बिलियन $1 की जो रुख हमारी तरफ होता नजर आता है उसके ऊपर एक्चुअल अमल दरामद जो है वो होना शुरू हो जाएगी। काबिलियत हम मनवा चुके, साख जो है उसको मुस्तहकम रखना जो है वो एक बुनियादी उनसर है, और इन दोनों का मिलाप हो जाए तो मुस्तकबिल जो है वो पाकिस्तान के हक में भी होगा और इससे बेहतरी के इम्कान भी होंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर फारूक सलीम साहब सवाल देने के लिए। नाज़रीन, इसी मंजरनामे में मजीद बात की जाएगी, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद कहीं नहीं जाएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, मौजूदा मंजरनामे में हमें यह देखना है कि पाकिस्तान की दिफाई ताकत और फजाई ताकत किस हद तक बढ़ रही है और उसके पीछे की वजूहात क्या है। एक वक्त वो था कि लोग सिर्फ लॉकहीड मार्टिन की तरफ देखा करते थे, चाहे तरक्की पजीर ममालिक हों, तरक्की याफ्ता ममालिक हों या तीसरी दुनिया के ममालिक हों, अपनी फजाई हुदूद को बुनियाद बना के उसको महफूज बनाने की तगोदों पे लॉकहीड मार्टिन का नाम पहले आता था। फिर बाद में लोग रशिया की टेक्नोलॉजी देखना शुरू हो गए, सुखोई का नाम मंजर आम पे आना शुरू हुआ। फिर एक वक्त आया कि राफेल की मंजरनामे के ऊपर बहुत सारी दुनिया ने उस तरफ तवज्जो करना शुरू कर दी और फ्रांस का नाम दिफाई और फजाई एतबार से दुनिया भर में गूंजा जाने लगा। फिर एक वक्त में चाइना की तरफ लोग जो है वो टर्न होना शुरू हुए। अब क्या वजह है कि मशरक़ वस्ता के ममालिक और फिर अफ्रीका के ममालिक पाकिस्तान की फजाई ताकत को अपनी बुनियाद बनाने की कोशिश कर रहे हैं। JF-17 थंडर के मुआहदे पूरी दुनिया के अंदर फैलते हुए दिखाई दे रहे हैं और पाकिस्तान उस हैसियत से बाहर निकल रहा है कि वो अपनी फजाई ताकत के लिए इंपोर्टर रहे। वो अब दुनिया में अपनी फजाई ताकत को एक्सपोर्ट करके दुनिया के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करने के मंजरनामे को वजह कर रहा है। इसके पीछे की वजूहात क्या है? आने वाले दिनों का मंजरनामा क्या तब्दील होगा? पाकिस्तान की हैसियत किस हद तक बेहतर होगी? 17 थंडर की अफादियत क्या है? इसी मंजरनामे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है दिफाई तजियाकार एयर मार्शल रिटायर्ड आसिम सुलेमान साहब ने। आसिम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, इस वक्त अगर दुनिया के अंदर आप देखें तो आपको बड़ी कंपनीज दिखाई देंगी, जो भी ममालिक हैं वो उनके अंदर डंका ये बजता है कि अमेरिकी टेक्नोलॉजी ले लें, फ्रांस की टेक्नोलॉजी ले लें, रशिया की टेक्नोलॉजी ले लें। इसमें पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी इस वक्त के अंदर इतनी क्यों फैलती हुई दिखाई दे रही है कि 2024 और 2025 के एदाद-ओ-शुमार हमें यह बताते हैं कि मशरक़ वस्ता के कई ममालिक, उसके बाद अफ्रीका के ममालिक, वो पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी हासिल कर रहे हैं। आप बांग्लादेश को अगर देख लें हमसाये के अंदर, वो पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी हासिल करना चाहता है। सऊदी अरब इतने महंगे प्लेटफॉर्म्स होने के बावजूद भी JF-17 थंडर खरीदने का कहा है। इसकी वजूहात क्या है? अस्सलाम वालेकुम जी, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन योर प्रोग्राम। जी, पहले तो मैं आपको ये थोड़ा सा बता दूं कि पाकिस्तान ने JF-17 का प्रोजेक्ट जो है वो शुरू किया था 1988-1989 में, जब ये सेबर 2 के नाम से जाना जाता था। फिर उसके बाद ये सुपर 7 बना और उसके बाद फिर 1989 के बाद जब सैंक्शंस लगी चाइना के ऊपर, तो उसके बाद जो हम एक स्टडी कर रहे थे ग्रूवमेंट के साथ मिलके, हमने वो वाला प्रोग्राम ख़त्म कर दिया और अब फिर हम सुपर 7 की तरफ चले गए। सुपर 7 जिस वक्त हमारी पहली फ़्लाइट हुई JF-17 की, तो इसका नाम JF-17 रख दिया गया, जॉइंट फाइटर प्रोग्राम 17। सही। अब जब ये प्रोग्राम बना तो पाकिस्तान का इसका सिर्फ एक एम था कि सेल्फ सफिशिएंसी वाज द नेम ऑफ द गेम, बिकॉज उस वक्त हमारे मुल्क के ऊपर डिफरेंट किस्म की सैंक्शंस लगती आ रही थी डिफरेंट दौरों के ऊपर। 65 में लगी, 71 में लगी, उसके बाद फिर 98 में लगी,
सो हमारे पे बहुत सारी अमेंडमेंट, प्रेसलर अमेंडमेंट लगी। ये सारी चीज़ें जो थी, इसकी वजह से पाकिस्तान की डिफेंस इंडस्ट्री, स्पेशली हमारी एयरफोर्स, काफ़ी इफेक्ट हो रही थी। और एयरफोर्स ने ये तहिया किया कि जी हम अपना जहाज़ खुद बना के रहेंगे। उस वक्त तो किसी के ये वहमो गुमान में भी नहीं था कि पाकिस्तान में एक जहाज़ बनेगा और उसको बजाय इसके कि पाकिस्तान खुद ऑपरेट करे, इसको हम एक्सपोर्ट भी करना शुरू कर देंगे। तो पिछले 3-4 साल के अंदर जो डेवलपमेंट्स हुई, उसके अंदर ये था कि पाकिस्तान एयरफोर्स को कम से कम 3-4 मुल्कों ने ऑपरेट किया। फिर उसके बाद वो नंबर जो है बढ़ता हुआ 30 तक चला गया कि वो हमारे जहाज़ को आके एवेलुएट करना चाहते थे और वो हमारे जहाज़ को देखना चाहते थे। ठीक। जो वक्त गुजरता गया, हमारे जहाज़ की जो है अफादियत बढ़ती गई। और फिर आया मई 25, उसके बाद तो ये एक वॉर प्रूवन प्लेटफॉर्म बन गया। और उसके बाद जितने लोग जो ल्यूक वार्म थे हमारी तरफ, हमारे प्रोग्राम की तरफ, वो वार्म की तरफ चला जाने शुरू हो गए, और जो वार्म थे वो और भी ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाना शुरू हो गए। तो पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ी प्रोग्रेस की, और इस प्रोग्रेस के अंदर हमारे जो चीफ हैं, एयर चीफ मार्शल बाबर सिद्दू, इनकी बहुत ज़्यादा काविश है कि पाकिस्तान की डिफेंस इंडस्ट्री, स्पेशली हमारी जो एविएशन इंडस्ट्री है, उसको हम प्रमोट करें और हम अपने जहाज़ों को बाहर के मुल्कों को बेचें। और उसका एक जो सबसे बड़ी एडवांटेज उनको हुई, वो हमारी ये मई की वॉर थी, जिसके अंदर। अच्छा सर, एक चीज बताइए, मई की वॉर के अंदर J-10C का इस्तेमाल भी हुआ, और J-10C से PL-15 जो है वो फायर किए गए। J-10C कुली तौर पे चाइना का फाइटर जेट है, लेकिन ऐसे वक्त में कि जब दुनिया में बेहतरीन तैयारे बन रहे हैं, फिफ्थ जो है वो जनरेशन के तैयारे बन रहे हैं, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी उनके अंदर बहुत अच्छी है, वो बहुत ज्यादा मैनूवरेबल है, वो प्लेटफॉर्म बहुत जगहों पे आजमाए भी गए हैं, तो उनके मुतबादिल तकनीकी एतबार से JF-17 की खासियत क्या है कि दुनिया ने उस मई की वॉर के बाद कुली तौर पे तवज्जो JF-17 के ऊपर देना शुरू कर दी है, जिनके पास मुतबादिल प्लेटफॉर्म मौजूद भी थे और उनके मुआहदे बड़े ममालिक के साथ हैं भी? देखिए जी, पहली तो चीज़ ये समझने की है कि JF-17 जो है एक बहुत ही इकोनॉमिकल फाइटर है। और जबकि अगर आप रफेल को देखें या F-35 को देखें, तो उन जहाज़ों के अंदर जो है अमाउंट ऑफ मनी विच हैज़ गॉन इनटू दैट, और वो जो R&D जो लगती है जहाज़ों के अंदर उसको डेवलप करने के लिए, वो डिटर्मिन करती है कि जहाज़ की क्या प्राइस होनी चाहिए। तो उन जहाज़ों की तो कईयों की 1 बिलियन के पास टच करती है, कुछ की जो है वो 1 बिलियन से थोड़ा नीचे रहती है, लेकिन आपकी JF-17 की जो है 25 से 30 मिलियन रहती है। ठीक। तो 25 से 30 मिलियन डॉलर का जहाज़, जो कि आपको ऐसी एवियोनिक्स जिसके अंदर आपका ऐसा रडार हो और उसके अंदर ऐसी आर्मामेंट हो जिसके अंदर PL-15 जैसे मिसाइल्स हों, तो वो आपको ये कैपेबिलिटी देता है कम पैसों के अंदर उतनी ही आपको वो परफॉर्मेंस दे सकता है जो एक अच्छे जहाज़ देते हैं। तो इसका तो एक एडवांटेज ये है कि छोटी एयर फोर्सेस के लिए तो इससे बेहतर कोई चॉइस हो नहीं सकती, और फिर इसकी मेंटेनेबिलिटी भी आसान है। तो आप देख लें कि JF-17 की जो परफॉर्मेंस रही, दुनिया की बेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम S-400 के अगेंस्ट आपने 2 सिस्टम उनके उड़ा के मार दिए। और फिर उसके बाद आपकी J-10 की सपोर्ट के लिए आपकी ये जो 6 और 7 मई की जो हमारी वॉर हुई, उसमें आप देखें कि बैकअप सपोर्ट के अंदर तो आपके JF-17 ही थे। JF-17 ऐसा रडार भी वही था, तकरीबन उतनी ही रेंज का जितना आपका J-10 के ऊपर था, और मिसाइल्स भी वही थे। PL-15 की अवेलेबिलिटी आपकी इन प्लेटफॉर्म्स पे भी थी और उनके ऊपर भी थी। सो आप ये देखें कि कम पैसों में आप वही काम कर सक रहे हैं जो कि आप ज़्यादा पैसों में करते हैं, और उसकी जो अफादियत है वो एक एज अ सिस्टम उतनी ही रहती है जितनी दूसरे सिस्टम्स की रहती है। लेकिन यह है कि ऑब्वियसली एक बड़े जहाज़ और छोटे जहाज़ का मुकाबला तो नहीं किया जा सकता, लेकिन ये भी 4.5 जनरेशन में आता है और आपका रफेल भी 4.5 में आता है। ऑब्वियसली ये स्टेल्थ में नहीं आता, तो आप इसको F-35 के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। So as far as the money is concerned, it is almost 1/3 और 1/4 the price, और फिर उसके बाद आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो ये पूरी करता है, और जो छोटी एयर फोर्सेस की रिक्वायरमेंट है उसकी वजह से जितनी छोटी एयर फोर्सेस हैं वो इसके पास आ रही है। अच्छा सर, एक चीज बताइए कि आने वाले वक्तों में क्या अपग्रेडेशन के हवाले से
अगर पाकिस्तान एयरफोर्स आगे बढ़े तो क्या 4.5 जनरेशन से ये 5th जनरेशन में कन्वर्ट हो सकता है? स्टेल्थ टेक्नोलॉजी इसमें आ सकती? देखिए जी, हमारा जो दूसरा प्रोग्राम है PFX का, जो अभी इंडिजिनसली डिज़ाइन फेज में है और ऑलमोस्ट उसका डिज़ाइन कंप्लीट होने वाला है, उसमें तो आप इस तरह की जो है टेक्नोलॉजीज डाल सकती हैं जिसके अंदर आप स्टेल्थ की तरफ जाना शुरू कर देंगे। लेकिन इसके अंदर विद इन दिस एयर फ्रेम आप वो ये काम नहीं कर सकते। एक चीज का मैं आपको जवाब दे दूं जिसका आपने पूछा कि जी जिन मुल्कों के पास इस चीज की कैपेबिलिटी है, बड़े बड़े जहाज होते हुए वो छोटे जहाजों की तरफ जा रहे हैं। एक ये जो है क्या सराई हो रही है हमारे इसके मीडिया के अंदर के जी JF-17 सऊदी अरेबिया के लिए लिया जा रहा है। मेरा ख्याल है कि ये जो है ना, लॉजिकली स्पीकिंग ये चीज़ गलत है, बिकॉज जहाँ पे सऊदी अरेबिया ने 48 F-35 के लिए कॉन्ट्रैक्ट उनका ऑलमोस्ट हो गया है या होने वाला है, उसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई है सऊदी अरेबिया की और अमेरिका की, तो फिर वो वाला जहाज़ जो है वाई वुड सऊदी अरेबिया बाय JF-17? तो ये मेरा ख्याल है कि गलत क्यास रही है कि JF-17 जो है सऊदी अरेबिया ख़रीदना चाह रहा है हमसे। और दूसरी बात यह है कि अभी पाइपलाइन के अंदर अज़रबैजान ने ऑलरेडी हमसे जहाज़ ले लिए हैं, फिर उसके बाद सूडान ने भी हमारे साथ डील की है। सूडान की भी actually we did Air Force did not want to disclose this, but as it has come in the media, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि उनके साथ हमारी 8 जहाज़ों की डील हुई है और इंशाल्लाह जो है उसके अंदर उसका फेज़ 2 भी होगा और तकरीबन ये 2 बिलियन की डील है। और इसके अंदर बहुत ज़्यादा एफर्ट थी हमारे प्रेसिडेंट एयर चीफ की, उन्होंने ये डील जो है जून के महीने में फाइनलाइज की और ये इंशाल्लाह बहुत जल्दी इसका जो है। अच्छा सर, ये बताइए कि डील्स तो हमारे बहुत सारे ममालिक के साथ हो रही हैं और अब तादाद जो है वो दर्जन भर से ऊपर हो चुकी है। एक वक्त वो था कि जब हम सिर्फ अपनी ज़रूरियात के मुताबिक दिफाई पैदावार कर रहे थे, अब ये है कि हम दिफाई पैदावार में खुद कफालत होने के साथ साथ उसकी एक्सपोर्ट वर्जन बनाना चाह रहे हैं। तो हमारी कैपेसिटी जो है उसके भी इन्हेंसमेंट होने के जो चांसेस हैं। अब लॉजिस्टिक सपोर्ट भी फराहम करनी है, स्पेयर पार्ट्स भी फराहम करने हैं, उतने प्लेटफॉर्म भी मजीद बनाने हैं, तो उसके लिए जो है वो कितनी तगोदो मजीद करना पड़ेगी? देखिए जी, इसके अंदर 2 चीज़ें होती हैं। एक आपका जो होता है एयरक्राफ्ट का जो होता है कॉन्ट्रैक्ट होता है और एक फिर स्पेयर सपोर्ट का कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक। पहली तो चीज़ ये है कि हमारे पास इस वक्त कैपेसिटी है कि हम 16 जहाज तकरीबन बना सकते हैं 1 साल के अंदर। लेकिन अब से कुछ अर्सा पहले हमने ये अपना प्रोडक्शन लाइन की एनहांसमेंट के ऊपर भी काम शुरू कर दिया था, जो कि इंशाल्लाह 1-1.5 साल के अंदर कंप्लीट हो जाएगा, जिससे हमारी एनहांसमेंट अगर डबल नहीं तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। और फिर ये जो जहाज बेचे जाते हैं ये फेजेस में बेचे जाते हैं, एकदम जहाज नहीं बिक जाते। ठीक है। और इसके अंदर जिस तरह अब हम अगर बांग्लादेश को जहाज बेचेंगे तो एक फेज में उनको हम कुछ 8 से 10 जहाज देंगे, मे बी फिर उसके बाद फेज 2 के अंदर 8 से 10 जहाज दें। तो ये जो आपके जहाज़ों की डिलीवरी का पैटर्न है, ये जो होता है ये स्पैंड आउट होता है, ये एकदम नहीं हो जाता। तो इसके अंदर भी आप देखें तो पाकिस्तान एयरफोर्स ने इस चीज़ का जो है ये खदशा मद्देनज़र रखते हुए कि हमारे पास हमारी प्रोडक्शन लाइन के अंदर किसी किस्म की कमी ना आए, उसके ऊपर हमने पहले से ही काम शुरू कर दिया है। तो हमारे जो मुल्कों के साथ जिनके साथ कॉन्ट्रैक्ट्स हुए हैं उनके साथ जो हमने कॉन्ट्रैक्ट किए हैं उसको भी हम फेज आउट कर रहे हैं। वो सारे जहाज जो हैं, अगर किसी मुल्क के साथ 8 जहाज़ों का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो सारे 8 जहाज एकदम नहीं दे दिए जाएंगे, उनको 5-6 करके फिर उसके बाद सेकंड फेज में दिए जाएंगे। तो ये एक सिलसिला है जो चलता रहेगा और ये सारी डिलीवरी आप दुनिया में किसी मुल्क में भी चले जाएं 4-5 साल से पहले जो है आपकी जो ऑर्डर जो होता है वो कंप्लीट नहीं होता। अच्छा सर, एक तो चीज और समझाइए, जो बड़े जल्दी हो सके वो कर लें। जिस तरह F-16 को आप ले लें या आप राफेल को ले लें या F-35 को ले लें, तो उनको इंटीग्रेटेड करने की जो कैपेसिटी है वो होती तो है, लेकिन ममालिक इजाज़त नहीं देते। तो पाकिस्तान अगर अपना JF-17 फराहम कर रहा है और ज़्यादातर तो वो मुस्लिम ममालिक में ही फराहम कर रहा है और उनको ही फराहम कर रहा है जिनके साथ हमारे पुराने जो है वो ताल्लुकात हैं,
तो क्या तमाम तर मामला उन्हीं के सपुर्द कर दिया जाएगा या उसका कुछ कंट्रोल या कोड्स वगैरह जो होते हैं वो अपने पास भी रखे जाएंगे? नहीं, अब देखिए 99% जो है दुनिया के अंदर जब आप एक जहाज खरीद लेते हैं तो उसके ऊपर ये जो कहने की बातें होती हैं कि जी रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है, रिस्ट्रिक्शन आप इसी तरह ही एक लगा सकते हैं कि आप उनके स्पेयर रोकते हैं, अदरवाइज आप कोई रिस्ट्रिक्शन लगा नहीं सकते। हमेशा से लोग बातें करते हैं कि जी पाकिस्तान के पास जो F-16 है इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन है। जब भी हमने उसको इस्तेमाल करना चाहा हमने उसको बेदरेग इस्तेमाल किया, उसके ऊपर कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं थी हमारे पे, और ना ही पाकिस्तान भी किसी के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाएगा। ये एक बहुत बड़ी क्वालिटी होती है एक सेलर की कि वो किसी किस्म की हिंड्रेंस ना डाले जिस वक्त वो सिस्टम को बेचता है। और जिस तरह आप इंटीग्रेशन की बात कर रहे थे वो चीज़ मैं नहीं समझ सका। सर इंटीग्रेशन ये है कि यानी आप फ्लीट को जोड़ लेते हैं ना, जिस तरह हमने मई के अंदर जो हमारा JF-17 है उसको इंटीग्रेटेड किया साथ में उसके J-10C के साथ, तो क्या ये इंटीग्रेशन दूसरे सिस्टम्स के साथ हो सकती? हाँ जी, देखें ये तो इंटीग्रेशन तो जी आपकी कॉमनैलिटी ऑफ सिस्टम्स के ऊपर होती है। देखें अगर पाकिस्तान है, हमने अपने सिस्टम को डेवलप किए हुए थे तो वो उसकी इंटीग्रेशन हो जाती है, लेकिन अगर आप कहीं किसी और को देते हैं और वो अपने सिस्टम के साथ इंटीग्रेट करना चाहते हैं तो या तो वो इंटीग्रेट करवाएं जिसके लिए एडिशनल एक्सपेंसेस इन्वॉल्व होते हैं, या वो कोई थर्ड पार्टी से इंटीग्रेट करवाएं। तो ये तो चॉइस जो कंट्री खरीद रही होती है उसके ऊपर होता है, और फिर उसको डॉक्ट्रिनली उसको अपने सिस्टम के अंदर इंटीग्रेट करना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बजाय इसके कि आप खाली जो है उसको टेक्निकली एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट कर सकें। टेक्निकली इंटीग्रेट करने के साथ साथ आपको कुली तौर पे उसको इंटीग्रेट करना पड़ता है, थर्ड पार्टी भी इन्वॉल्व हो सकती है और जो सेलर है वो भी इन्वॉल्व हो सकता है। बहुत शुक्रिया एयर मार्शल रिटायर्ड आसिम सुलेमान साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन दीगर इश्यूज़ पे बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदी। नाज़रीन वेनेजुएला में अमेरिकी फौजी कार्रवाई के बाद दुनिया की तवज्जो अब आर्कटिक की तरफ मरकूज हो चुकी, जहां अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड के हवाले से ऐसे इक़दाम पे गौर शुरू कर दिया है जो बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात में कशीदगी पैदा कर सकते हैं। व्हाइट हाउस के मुताबिक सदर मुख्तलिफ ऑप्शंस पे गौर कर रहे हैं जिनमें जजीरे को खरीदना या फौजी ताकत का इस्तेमाल भी शामिल है, जिससे यूरोपीय रहनुमाओं में तशवीश पैदा हुई है। यह ऐलान उसी वक्त सामने आया जब डेनमार्क और उसके इत्तेहादियों ने यह वाज़ेह किया कि ग्रीनलैंड और उसके मुस्तकबिल का फैसला सिर्फ डेनमार्क और ग्रीनलैंड के इख्तियार में होना चाहिए। सदर ट्रंप ने जजीरे को अमेरिकी कौमी सलामती के लिए जरूरी करार देते हुए उसकी मादनी दौलत पर भी जोर दिया, जिनमें कॉपर और टाइटेनियम समेत नायाब जमीनी अनासिर शामिल हैं जो जदीद इलेक्ट्रिक गाड़ियों और विंड टरबाइन की सनत में इस्तेमाल होते हैं। तारीखी तौर पर भी यह खित्ता स्ट्रेटेजिक अहमियत का हामिल रहा है। सर्द जंग के दौरान अमेरिकी फौज ने यहां अहम अड्डे कायम किए ताकि शिमाली अमेरिका और यूरोप के समुद्री रास्ते महफूज रहे। गुज़श्ता हफ्ते वेनेजुएला में अमेरिकी कार्रवाई के बाद ट्रंप के बयानात की संजीदगी मजीद बढ़ चुकी है। डेनमार्क की वजीर आजम मैटे फ्रेडरिक्सन ने खबरदार किया कि कोई भी एक तरफा अमेरिकी इकदाम नेटो इत्तेहाद के लिए खतरा बन सकता है। व्हाइट हाउस ने वाज़ेह किया कि फौज का इस्तेमाल सदर के इख्तियार में है, जिसने यूरोपीय रहनुमाओं को यह एहसास दिलाया कि अमेरिका के सामने उनकी ताकत महदूद है। नेटो का आर्टिकल 5 मौजूदा सूरत हाल में लागू नहीं होता क्योंकि मामला एक रुकन रियासत के दूसरी रुकन रियासत पर मुमकिना हमले से मुतल्लिक है, जिससे डेनमार्क की पोजीशन नाजुक हो चुकी है। दूसरी जानिब डेनमार्क ने ग्रीनलैंड की दिफाई इस्तेदाद बढ़ाने के लिए $4 अरब के मंसूबे का ऐलान किया है, जिसमें जदीद कश्तियां, ड्रोन्स और तैयारे शामिल हैं, मगर ट्रंप इंतजामिया ने मुज़ाकरात में दिलचस्पी जाहिर नहीं की। व्हाइट हाउस के डेप्यूटी चीफ ऑफ स्टाफ ने कहा कि ग्रीनलैंड के मुस्तकबिल पे अमेरिका की फौज के सामने कोई नहीं खड़ा हो सकता। ट्रंप इंतजामिया का एकतरफा रवैया और ग्रीनलैंड के लिए मुसलसल मुतालिबात ने यूरोपीय रहनुमाओं में तशवीश पैदा की है कि आया वो अपने इत्तेहादी की खुद मुख्तारी को बरकरार रख सकते हैं या अमेरिकी दबाव के सामने झुक जाएंगे। यूरोपीय रहनुमा आइंदा इजलासें, म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस और डिवोर्स जैसे मौके पर अपने मौक़िफ़ को ज्यादा मरबूत तौर पर पेश करने की कोशिश करेंगे ताकि ग्रीनलैंड के मामले में अमेरिकी रवैया मुतवाज़िन हो, जबकि अमेरिका अपने अज़ाइम के लिए तैयार दिखाई देता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर यूरोपीय इत्तेहाद यकजुबान होकर दबाव डाले तो ट्रंप इंतजामिया को समझाना मुमकिन हो सकता है कि ग्रीनलैंड पर सिर्फ कानूनी और सियासी अमल के जरिए ही कब्जा किया जा सकता है। हालिया कशीदगी ने वाज़ेह किया कि आलमी ताकतों में तनाज़ा सिर्फ माली या अस्करी नहीं बल्कि सियासी और कानूनी दायरा इख्तियार पर भी मुनहसिर है। इसी बारे में बात करेंगे हमें एम्बेसडर जौहर सलीम साहब ने। जौहर सलीम साहब बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। जौहर सलीम साहब, क्या वेनेजुएला के बाद ग्रीनलैंड के ऊपर ट्रंप की जो नजरें जमी हुई हैं वाकई कोई कार्रवाई हो सकती है, या फिर आप अपने उस हरीफ को इतना दबाना चाहते हैं कि बयानात के जरिए ही वो मरऊब हो जाए और वो कोई बीच का रास्ता निकालने की कोशिश करे?
जी बिल्कुल। देखें, ये जो है ग्रीनलैंड वाला मसला, ये कोई नया मसला नहीं है। लोग बहुत ये समझते हैं कि शायद ये ट्रंप के जहन की इख्तिरा है, लेकिन ये 19वीं सदी में भी अमेरिका की ख्वाहिश थी। उसके बाद दूसरी जंग अजीम में तो उन्होंने इस पे कब्जा किया, 2-3 साल रखा, यहाँ तक कि जब जंग खत्म हो गई और 1948 में जब डेनमार्क ने कहा कि हमें वापस कर दें, तो अमेरिका वापस नहीं कर रहा था उस वक्त। प्रेसिडेंट ट्रूमैन वापस करने के हक में नहीं थे। वो तो सिर्फ जब नेटो बना 1951 में, तो फिर उस वक्त उन्होंने वापस किया और फिर भी उधर अपने अड्डे वगैरह रखे। उसके बाद ये 1990s में भी जो है ना, ख्याल अमेरिका में आया था कि हमारे लिए क्या स्ट्रेटेजिकली जरूरी है। और अभी ट्रंप ने अपनी पहली टर्म में 2019 में और अब से, अच्छा, अब इसमें जो थोड़ी सी शिद्दत आई है अमेरिका की जो इस ख्वाहिश में, और जो प्रेसिडेंट ट्रंप पर्सनली भी इस पे बहुत ज्यादा मस रहे हैं, तो उसकी वजह यह है कि इसमें वही जो आपने बात की, रेयर अर्थ, एक तो स्ट्रेटेजिक उसकी जाहिर है जो अहमियत है वो तो है ही, लेकिन साथ ही साथ जो रेयर अर्थ वहां पे पाए जाते हैं, और वो अब एक बहुत ही अहम चीज हो गई है सबके लिए, जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं और रेयर अर्थ या रेयर मेटल्स जो हैं, वो इसलिए कि उसकी जो सप्लाई दुनिया में है वो 80% चाइना के कंट्रोल में है। और चाइना जो है ना, अभी भी जब उनकी नेगोशिएशंस हो रही थी टैरिफ्स पे, तो चीन ने उसको इस्तेमाल भी किया था। अमेरिकन कंपनीज को वो चाइना से इंपोर्ट करनी पड़ती हैं और चाइना उसको थोड़ा सा कंट्रोल करता है, और जो है ना, और जहां पर जरूरत पड़ती है प्रेशर करने के लिए इस्तेमाल भी वो कर लेते हैं। तो अमेरिका अब ये चाहता है कि वो उसमें किसी तरह भी वो चाइना के डिपेंडेंट ना हो। तो इसलिए जहां पे भी उनको ये रेयर अर्थ्स का ज्यादा नजर आता है, तो उधर आप देखें उनकी तवज्जो बढ़ रही है। अब इन टर्म्स ऑफ उनके पास ऑप्शंस क्या है अमेरिका के पास, देखिए, उन्होंने पहले भी 1946 में उन्होंने $100 मिलियन की ऑफर की थी प्रेसिडेंट ट्रूमैन ने उस वक्त डेनमार्क को, क्योंकि उन्होंने नहीं मानी थी उस वक्त। अभी वो कह रहे हैं, उन्होंने कोई जो कैलकुलेशन वगैरह भी चल रही है बहुत सी, तो उसमें कह रहे हैं $46 अरब से लेके शायद इससे काफी ज्यादा भी अमेरिकन दे सकते हैं, $1 ट्रिलियन तक की भी बात हो रही है। तो अब खैर उस पर तो डेनमार्क ने साफ, उनका मौकफ साफ है कि हम नहीं बेचेंगे। और जो वहां की आबादी है ग्रीनलैंड की, जो कि सिर्फ 57,000 अशखास पे मबनी है, तो वो भी ये कह चुके हैं कि नहीं जी, हम भी नहीं बेचना चाहते अपने मुल्क को। वो अपना, और डेनमार्क भी ये कह चुका है कि उनका जो खुद इरादियत है, सेल्फ डिटर्मिनेशन का राइट विद इन द किंगडम ऑफ डेनमार्क, वो जो है सबसे अहम है। तो अब जो देखें, सारे यूरोपियन जो ममालिक हैं इस पे उन्होंने स्ट्रांग पोजीशन ली है, बेशक वो जर्मनी हो, फ्रांस हो, जितने भी बड़े मुल्क हैं यूरोपियन यूनियन के सारे, वो इसमें शामिल हैं। इतना ज्यादा ये बताइए, एक ये बात ये हो रही है कि आइसलैंड और ये उसके साथ साथ ग्रीनलैंड की बात करें, और फिर ये जो पट्टी जाके बरतानिया के साथ मिलती है या कनाडा के साथ मिलती है, क्या इसको कवर करने की कोशिश की जा रही है ताकि अपना जो रूट है, समुद्री रास्ता, उसको महफूज बनाया जा सके? क्या ऐसी बात है कि रशिया की इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे बढ़ते हुए वो देखता है, तो इसलिए वो उसके ऊपर कब्जा करना चाहता है, या फिर उसकी वजह टोटली रेयर अर्थ मिनरल्स ही हम कह सकते हैं? जी, दोनों चीजें हैं। देखिए, स्ट्रेटेजिकली एक तो खैर जो है ना, इसका बहुत 44,000 किलोमीटर की, 44,000 किलोमीटर की इसकी कोस्ट लाइन है, जो है ग्रीनलैंड की, दुनिया का सबसे बड़ा जजीरा है। अच्छा, इसमें एक पॉइंट वो भी आता है जहां पे आइसलैंड, यूके और ग्रीनलैंड जो है, ये तीनों के दरमियान एक पट्टी है जो बहुत अहम है, एक आबी शाहराह है। तो एक जमाने में उसकी अहमियत ज्यादा थी, लेकिन अब थोड़ी सी, क्योंकि अब जाहिर है टेक्नोलॉजी ज्यादा एडवांस कर चुकी है, जो मिसाइल्स की रेंज वगैरह लंबी होने के बाद वो थोड़ी सी पहले से कम हुई है, पर अभी भी उसकी वो जो है अहमियत एक आबी गुज़रगाह के तौर पे बिल्कुल है। तो देखिए, अमेरिका समझता है कि उनकी डिफेंस के लिए जो है, क्योंकि ये यूरोप और अमेरिका के बीच में है ग्रीनलैंड, और जो है जाहिर है कि रूस भी और फिर चीन की जो उभरती हुई ताकत है, तो अमेरिका समझता है क्योंकि एक तो उनकी ज्योग्राफी वैसे ही बहुत बेहतरीन है अमेरिका की, किसी भी मुल्क के मुकाबले में दफाई पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन अगर ग्रीनलैंड भी उनको मिल जाता है तो उसमें और भी पहले से भी ज्यादा वो मजबूत हो जाती है। तो इसलिए अमेरिका की लॉन्ग टर्म पॉलिसी में तो ये है कहीं ना कहीं जो है। अब ये जो रेयर अर्थ्स की बात है, उसने, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है, उनकी जो जाती ख्वाहिश होती है, उसमें भी बिजनेस जो एलिमेंट है वो बहुत अहम होता है। तो उस रेयर अर्थ्स जो वहां पे, रेयर मेटल्स की जो मौजूदगी है, उनके जो जखायर हैं वहां पे, उसने जो स्ट्रेटेजिक एक उसकी जो अहमियत है, उसके साथ ही साथ दूसरी जो इकोनॉमिक अहमियत बढ़ा दी, जिसमें कि ट्रंप शायद ज्यादा इंटरेस्टेड हो। अच्छा, और इसीलिए जौहर साहब, एक लम्हे को तसव्वुर कर लें कि जो इन्वॉल्वमेंट है वो अमेरिका ने अपनी बढ़ा दी और कोई ना कोई इकदाम उठा लिया, नेटो का मुस्तकबिल फिर उसके बाद क्या दिखाई देता?
देखिए डेनमार्क ने तो कह दिया कि उस सूरत में फिर मतलब वो तो उन्होंने ये इंडिकेशन दिए कि वो नेटो छोड़ देंगे और उन्होंने कहा कि जी नेटो का मुस्तकबिल खतरे में पड़ जाएगा। लेकिन अगर हम प्रैक्टिकल टर्म्स में बात करें तो यूरोप के पास चॉइस क्या है? नेटो ही तो उनको रूस से बचाता है। इस वक्त जब यूक्रेन में जंग हो रही है और उनके एक बहुत ही एक जो है ना उनके पर्सपेक्टिव से देखें उनके लिए तो एक बड़ा सीरियस थ्रेट है वहां पे रशिया की तरफ से, तो वो तो नेटो नहीं छोड़ेंगे। मेरा ख्याल है कि धमकियां देंगे। अगर अमेरिका कोई एक्शन ले भी लेता है तो फिर भी जो ज्यादातर मुल्क हैं डेनमार्क के अलावा वो शायद नेटो फिर भी नहीं छोड़ेंगे, बिकॉज वो रशिया के अगेंस्ट डिफेंस तो उनकी यही है। और प्रेसिडेंट ट्रंप को नेटो पे बहुत ज्यादा कोई नेटो पे गर्मजोशी भी उस तरह की नहीं है जिस तरह की उनसे पुराने से दूर की होती थी। वो तो खुद कई बार कह चुके हैं कि जी नेटो जो है वो अमेरिका के लिए एक लायबिलिटी है। तो इस तरह की सूरत हाल में यूरोपियंस के लिए नेटो छोड़ना जो है वो मेरे ख्याल मुमकिन नहीं होगा। सर 1.5 ट्रिलियन डॉलर्स तक बजट लेके जाना अपना डिफेंस इंडस्ट्री का, जो अभी 1 ट्रिलियन डॉलर से कम है, 50% उसके अंदर इजाफा किया जा रहा है। तो क्या हम ये समझें कि ये बात सिर्फ ग्रीनलैंड तक नहीं रुकेगी, ये आगे तक जाएगी, या फिर ये समझें कि स्ट्रेटजी तब्दील है, दिफाई सनत को मजीद जो फरोग देना है, इस वजह से ये बजट को इस हद तक इन्हेंस कर रहे हैं? जी आपका जो सवाल था उसके शुरू का हिस्सा मैं नहीं सुन सका, आपने क्या कहा था उसमें? सर मेरा सवाल ये है कि 1.5 ट्रिलियन डॉलर्स तक बजट ले जाने की बात कर रहे हैं, डिफेंस का बजट, जो 50% पुराने बजट से ज्यादा है। तो इस पॉलिसी की वजह क्या है? अमेरिका की। जी अमेरिका की बात कर। जी आप अमेरिका के डिफेंस बजट की बात कर रहे हैं? जी सर मैं अमेरिका की बात कर रहा हूं, और वो ये कहते हैं कि मैं कहीं भी हमला कर सकता हूं। तो क्या ये एक नई साम्राज्यी सोच है या फिर इसके पीछे प्लानिंग कुछ और है? देखिए मैं ये समझता हूं कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है ना वो ये समझते हैं कि अमेरिका की जो दिफाई सलाहियत है वो ना सिर्फ गारंटी है जो है उसकी सुपर फास्ट स्टेटस की, जो बात सही भी है, बल्कि वो साथ ही साथ अमेरिका के लिए दुनिया में बेहतरीन इकोनॉमिक टर्म्स जो हैं वो उसकी भी गारंटी है। देखिए अमेरिका की पॉपुलेशन दुनिया की पॉपुलेशन का कुछ फीसद है, 4-5% होगा, लेकिन वो दुनिया की कोई 34% के करीब दुनिया की रिसोर्सेज इस्तेमाल करता है अमेरिका और अमेरिका की अवाम। अब उस चीज को अश्योर्ड रखने के लिए उनको एक अनप्रोपोर्शनेट मिलिट्री जो है ना पावर चाहिए या डोमिनेंस चाहिए। वो उनके पास है भी। इस वक्त 800 के करीब उनकी बेसिस हैं पूरी दुनिया में। इस वक्त कोई भी मुल्क जो है दुनिया में, उनके इवन चाइना इतना ज्यादा जो है उभर के पिछले सालों में एक जो है इकोनॉमिक पावर के तौर पे और एक मिलिट्री पावर के तौर पे भी उभर रहा है, लेकिन वो अभी भी अमेरिका के बिल्कुल करीब भी नहीं है। बहुत ज्यादा फर्क है। इसी तरह रशिया और अमेरिका के बीच में भी बहुत ज्यादा फर्क है। तो वो जो डोमिनेंस है, क्योंकि वो जो स्ट्रेटेजिक जो डोमिनेंस है अमेरिका की, जो कि बेस्ड है उनकी डिफेंस डोमिनेंस पे, वो उनको इकोनॉमिक डोमिनेंस भी देती है। ये जो ब्रेटन वुड्स पे बेस्ड एक स्ट्रक्चर है दुनिया में जिसको अमेरिका कंट्रोल करता है। दुनिया में 80% जो है आप देखें वो डॉलर की अमलदारी है। अगर करेंसीज की बात करें, अगर बॉन्ड्स की मार्केट में जाएं या फॉरेन एक्सचेंज के अलावा ट्रेड की कहीं भी आप जाएं, तो अमेरिका की एक ह्यूज डोमिनेंस है। और वो डोमिनेंस जो है वो बेस करती है उनकी स्ट्रेटेजिक / डिफेंस डोमिनेंस पे। तो प्रेसिडेंट ट्रंप इस चीज को शायद दूसरों से भी बेहतर समझते हैं और इसीलिए वो चाहते हैं कि इस वक्त जबकि एक राइजिंग चाइना से अमेरिका थोड़ा सा खौफ भी है, वो समझते हैं कि उनको डबल डाउन करना है, यानी कि अपनी डिफेंस की सलाहियत को इतना बढ़ा देना है कि कोई चांस ही ना रहे कि चाइना उसके नजदीक आ जाए या कोई और मुल्क उसके नजदीक आ जाए। और उनकी जो स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक डोमिनेंस है अमेरिका की, उसको यानी वो अपनी डोमिनेंस को बढ़ाना चाहता है, और वो डोमिनेंस जो माजी में उसके पास मौजूद थी हाल में दिखाई नहीं दे रही, मुस्तकबिल में वो उस पर कायम रखना चाहता है और इसी तसलसल को वो आगे बढ़ा रहा है। बहुत शुक्रिया जौहर सलीम साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है, मुझे दीजिए इजाजत। आपसे मुलाकात होगी जुमे के रोज। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।